कंपटीशन हर जगह है, चाहे वो किसी स्कूल की स्पोर्ट्स डे की रेस हो या कंट्रीज की डेवलपमेंट की पेस। पर इस पेस को डिसाइड कौन करता है? करते हैं वो जो एक देश को बनाते हैं, उनकी जनता। हमारी मोदी सरकार ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं इसी पेस को बढ़ाने के लिए, हमारी जनता के हाथ में वो पावर देने के लिए। आज इन्हीं इनिशिएटिव्स के वजह से सिर्फ हमारे देश के सिविलियंस ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स तक के हाथ में वो पावर दी गई है। कैसे? वो हम आपको बताएंगे फ्राइडेज एट माईगव के इस एपिसोड में। हमारी गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव्स हैं जिससे हमारे देश के यूथ को न्यू इंडिया का एक एक्टिव पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। तो आइए जानते हैं देश के यही यूथ से अबाउट देयर ओपिनियंस ऑन दिस। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में कई फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं जिससे हमारे जो यूथ है उन्हें इक्विप करने की पूरी प्रिपरेशन की गई है। सो हाउ डू यू थिंक इट विल हेल्प द यूथ ऑफ द कंट्री to choose their career path wisely? The NEP, that is National Education Policy, which was very recently amended in the year of 2020 by the Indian government. The policy now enrolls they have allowed students to learn their curriculum in any language or medium which they are comfortable in. If for some reason a kid who is not able to comprehend the English language, they can easily study the same subject in the Hindi language as well. So this education policy actually emphasizes on this policy that a student is allowed to take whatever it is they want to study with wholeheartedly. सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। वो डिजिटलाइज इसलिए से ही नहीं हुआ कि रूरल एरियाज में भी अब लोग पढ़ सकते हैं या अब रिमोटेस्ट एरियाज में भी लोग अब आ पा रहे हैं और अलग अलग डोमेन्स में पढ़ पा रहे हैं, बट अब ये भी हो रहा है कि अलग अलग स्ट्रीम्स को बंदा एक्सप्लोर कर सकता है। जैसे हमने देखा कि एजुकेशन पॉलिसी में अभी चेंजेस आने में 30 ईयर्स लग गए। ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया में एजुकेशन में चेंजेस लाना कितनी बड़ी चीज़ है और कितना हार्ड इंडेवर है गवर्नमेंट के लिए भी। बट जब चेंजेस आए हैं ओवरऑल पॉजिटिव इनके रिव्यूज हैं क्योंकि अब ये बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। You don't have to be like constrained to science or humanities or commerce. You can pursue various subjects, you can do vocational degrees and it just broadens the horizons. It is given students that chance to look at their college curriculum and look at their career paths and then choose their subjects accordingly. Because if you divide people between PCM and then commerce, these are very vastly different from subjects that are available in our colleges right now. So someone like me, I had a lot of trouble entering college and studying computer science because I did not take computer science as a subject in school. So that this program has helped people like me, a lot of my classmates too, to help bridge that gap. I wanted always to pursue a career in computer science and engineering. Now, because of the restrictions that I had in my batch while I was in the school, I could not take up subjects that I wanted to. But now, my brother, he has such various subjects. He is taking up maths, he's taking up pol science in his curriculum. Anything that he wants to and thinks could be a potential benefit for him in his career in the near future, right? बट गवर्नमेंट ने इतना ख्याल रखते हुए जो चेंजेस लाए हैं इसकी वजह से बच्चे जो फील्ड में काम करना चाहें वो तो कर सकते हैं, बट अब इंश्योर भी कर सकते हैं कि वो उन फील्ड में एक्सेल भी करें। अब वोकेशनल स्टडी से बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे किसी को अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को अगर डांस में इंटरेस्ट है, लेकिन वो तब भी एक अच्छा बैकअप प्लान चाहते हैं ताकि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे जस्ट इन केस इट गोज रॉन्ग। So they can take up subjects such as dance along with subjects like chemistry, accountancy, whatever they might be interested in. मेरा ये मानना है कि एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आई है जिसकी वजह से हम एडिशनल कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि डुअल डिग्री ले सकते हैं। और अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हम मोर डिजिटाइजेशन पे आएँ और टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ रही है हमारे कोर्सेज चूज़ करने के लिए, और अब हम घर बैठे बैठे दूसरी यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की भी डिग्री ले सकते हैं। तो इट हैज़ बिकम सो ईजी फॉर अस टू एक्सेस फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कोर्सेज़ के। 2019 में इस बिल को पास कर दिया गया और 2020 के बाद से ये बिल जो है ऑल ओवर इंडिया में इसको अप्लाई कर दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2030 तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत चेंज हो जाएगा। पहले हम कोर्सेज हमारा करियर डिसाइड करता था, बट अब हम कोर्सेज के साथ साथ करियर भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा साइंस ले रहा है तो उसे साइंस के करियर के लिए ही जाना पड़ता था, तो उसमें ऑप्शन अवेलेबल होते थे, बट अब हम को कंबाइन करके दोनों को हम अपना करियर और अपने गोल के लिए आगे बढ़ सकते हैं। So do you prefer cash payments more or digital payments? To save time and for convenience purpose, I prefer digital payments. कि हम ऐसे डिजिटलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे सब कुछ ही डिजिटली करना पड़ रहा है हमें, और बहुत कन्वीनियंट भी है डिजिटली यूज़ करना, तो आई वुड गो विद ऑनलाइन पेमेंट्स। कन्वीनियंस की वजह से आई हैव टू से मोस्टली डिजिटल पेमेंट्स।
So where I use both cash as well as an online transaction, but I use cash like 80% of the time and online transaction 20. It's wise to keep some dough on you just in case the internet fails or the servers are down. It's mostly digital, but like except of 1-2 instances in my day when I have to pay for auto rickshaw and all of that, it's usually digital. मेरा अभी 70 to 80% ऑनलाइन होता है और 20 to 30% कैश होता है। मैं 75% जो है वो यूपीआई प्रेफर करता हूँ कैश के बजाय, और 25% मैं कैश कैरी करता हूँ फॉर इमरजेंसी पर्पस। Most of the time I prefer online payments in the digital mode because it is more credible and easy to pay and fast using it. I prefer mostly using online payments because it can be easily traceable. How are digital payments a game changer for India? ऑनलाइन पेमेंट्स वन ऑफ द थिंग्स जो हमारे को बहुत सेव करता है इज़ कि हमारे को कुछ कैरी नहीं करना पड़ता एंड हमारे को छुट्टे वगैरह ये सब चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। डिजिटली पे करना बहुत इजी हो गया है बिकॉज हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पे हम जाके यूपीआई कर सकते हैं डायरेक्टली। अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए या कोई भी बिल हो गया, गैस बिल, लाइट बिल, जो भी बिल होता है हम इजीली पे कर सकते हैं। पहले हमें लाइन में लगना पड़ता था घंटों घंटों तक, और कभी कभी होता था कि दुकानदार के पास चेंजेस भी नहीं होते थे कि वो हमें टॉफ़ी पकड़ा रहा है, चॉकलेट दे रहा है। बट अब हम जितने एग्जैक्ट हमारा हुआ जैसे 931 या 115 तो एग्जैक्टली उतने नंबर का हम पे कर सकते हैं। करंटली इसकी वजह से हमारे को बिजनेस मैनेजमेंट में काफ़ी बेनिफिट होता है और इसकी वजह से कैश मैनेजमेंट के लिए और ट्रांजेक्शन के लिए काफ़ी सिमिलरिटी रहती है और बहुत फ्लूइडिटी रहती है। इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अब कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग आउट स्कीम्स लाइक कैशबैक्स, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स, तुम लॉयल्टी रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं आपको। So all in all, I feel digital payments are gaining superior ground over cash payments. क्योंकि कोविड में क्या था कि हम लोगों को बहुत मेंटेन रखना पड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग मेन थी हमारी, और जो उसकी वजह से उस टाइम पे जो प्रमोट किया था गवर्नमेंट ने, भीम ऐप था उस टाइम पे प्रमोट किया था। तो भीम ऐप जो था वो गवर्नमेंट ने प्रमोट इसलिए किया था क्योंकि लोग ताकि डिजिटल करेंसी की तरफ चढ़े, और मेरा मानना यह है कि डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आज के टाइम पे। डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा ट्रैकेबल है, मतलब अगर हम भूल जाते हैं पेमेंट करके, कई बार क्या होता है लोग मनी से पेमेंट करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमने कहाँ किया था, कैसे किया था, तो अपनी हिस्ट्री में यूपीआई में जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत इजीली एक्सेसिबल है, ज़्यादा कुछ सब्सक्रिप्शन फीस भी बहुत वाले पेमेंट ऐप्स में नहीं होती। हमारे के लिए बहुत फीजिबल भी है कि हमारे को ईजिली अवेलेबल है ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे एंड आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इट्स मोर सिक्योर बिकॉज आपके पास यू नो कि आपका एक एक पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, तो आप एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2016 में भीम यूपीआई ऐप लॉन्च किया था जिसको यूज़ करके हम आधार ऑथेंटिफिकेशन के थ्रू मनी एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द आधार ऑथेंटिफिकेशन ये इंश्योर होता है कि हमारा मनी सेफली ट्रांजैक्शन होगा। You don't have to carry your hefty wallets, and in case you forget your wallet at home, you can always use your phone because we always carry our phone everywhere. So digitizing money is also a very good incentive for the government of India to bring electricity and basic commodities like good internet connectivity into rural areas, because money is something that each and every person living in the country is going to use. बट जब हम गेम चेंजर कहते हैं तो वो गेम चेंजर इसलिए भी है बिकॉज जिस जनरेशन में हम हैं आज, वो जनरेशन प्रेफर करती है कि सब कुछ ऑन द प्लेटर हो, सब कुछ ऑन द स्पॉट हमें मिले, हमें कुछ हमें इनकन्वीनियंस ना हो, सब कुछ हमारे को कन्वीनियंटली मिल जाए जिससे हम इजीली पे कर दें, इजीली चीज़ें कर लें। एंड जब हम ये इजी वाला पॉइंट देखते हैं, आसान वाला पॉइंट देखते हैं, तब ऑनलाइन पेमेंट्स हमारे को यहाँ बहुत मदद करती हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा प्रमोट कर रही है डिजिटल इंडिया को, तो मैं पर्सनली यही मानता हूँ कि इंडिया अब एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है, इंडिया अब एक डेवलप कंट्री है। हमारे देश का युवा तो बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूट कर रहा है न्यू इंडिया में, तो आप क्यों रुके हुए हैं? सिंपली लॉग ऑन टू www.mygov.in एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज रोल्ड आउट बाय आवर मिनिस्ट्री। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और मजबूती से जोड़ रहे हैं। इनफैक्ट उनका शो मन की बात देश के कोने कोने में रहने वाले हर एक सदस्य का दिल छू रहा है। यू कैन ऑल्सो शेयर इंडिया सक्सेस स्टोरीज विद आवर प्राइम मिनिस्टर, जो होगी आपकी कहानी मोदी जी की जुबानी। You can simply log on to www.mygov.in and share your suggestions, or dial 1800-11-7800 and share your suggestions there. Keep participating, keep contributing, और हम मिलेंगे आपसे अगले फ्राइडे। जय हिंद।